हेलो स्टूडेंट्स, हाउस इट गोइंग? सब कुछ कैसा है? बोर्ड्स पास आ रहे हैं। आई नो प्रेशर थोड़ा बढ़ रहा है और क्लास में आप लोग लास्ट टेबल पे बैठ के खाना खाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, तो सिलेबस थोड़ा सा कम कवर किया है ना। इट्स ओके, अब अटेंशन दे सकते हैं। सो टुडे वी गोइंग टू कवर बीएसटी का फर्स्ट चैप्टर, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो जल्दी जल्दी से कमेंट सेक्शन में अटेंडेंस लगा दो और अब चैप्टर चालू करते हैं, ठीक है? तो चैप्टर का ये मेन वर्ड मैनेजमेंट, इसका मतलब क्या है? आपने ये बहुत सारी बार सुना होगा, स्कूल्स, कॉलेजेस, कॉर्पोरेट सेटिंग्स, घर पे भी। तो मैनेजमेंट होता क्या है बेसिकली? तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मतलब आप इसमें गोल के टुवर्ड्स काम कर रहे हैं और आप ये काम कंप्लीट करते हैं एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। तो हम ये टू वर्ड्स वापस डिस्कस करेंगे, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अलग वर्ड्स में बोला जाए तो मैनेजमेंट बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लोग क्रिएट और मेंटेन करते हैं एक ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें वो या तो इंडिविजुअली मतलब खुद से या फिर कलेक्टिवली एक ग्रुप में आर अचीविंग अ सेट ऑफ गोल्स। अभी मैंने एक वर्ड यूज़ किया, प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस इज बेसिकली अ सीरीज और सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। मतलब स्टेप बाय स्टेप कुछ अगर आप कंप्लीट कर रहे हो तो वो एक सीरीज है या सीक्वेंस है इवेंट्स की। तो मैनेजमेंट को हम प्रोसेस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मैनेजमेंट में आप एक एक करके कुछ चीज़ करते हो एंड देन दैट्स हाउ यू वर्क टुवर्ड्स अचीविंग अ गोल। सो द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर प्लानिंग, organizing, staffing, controlling, and directing. Let's repeat after me. What are the functions of management? Planning, organizing, staffing, directing, and controlling. Good. अच्छा, अब मैंने आपको बोला था दो वर्ड याद रखने हैं, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में भी आ सकता है। तो सबसे पहले सुनो इफेक्टिवनेस। लिसन टू द वर्ड वंस अगेन, इफेक्टिवनेस। बहुत ज़्यादा किसकी साउंड आ रही है? ट। ट ट से याद रखना टास्क। तो इफेक्टिवनेस होती है कि आप एक टास्क को कंप्लीट कर रहे हो, मतलब आप एक्टिविटीज़ कंप्लीट कर रहे हो और उन एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करके अपना गोल अचीव कर रहे हो। सो दिस इज कॉल्ड बीइंग इफेक्टिव। कंप्लीटिंग द गिवन टास्क इज इफेक्टिवनेस। सेकेंड वर्ड है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी स्पेलिंग में क्या आ रहा है? सी। एफिशिएंसी। तो इफ एफिशिएंसी होती है, सी से याद रखना कॉस्ट। तो एफिशिएंसी होता है बेसिकली रिड्यूसिंग द कॉस्ट। तो जो आप इफेक्टिवली एक टास्क कंप्लीट कर रहे हो, वैसे ही अगर आप वो एफिशिएंटली कर रहे हो, इसका मतलब है आप कम से कम कॉस्ट में वो टास्क कंप्लीट कर रहे हो। तो जब कॉस्ट रिडक्शन की बात है तो वो है एफिशिएंसी। और एफिशिएंसी मेंटेन करने का क्या मतलब है? जब आपके एक टास्क की कॉस्ट कम हो जाएगी तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। मतलब यू हैव कंप्लीटेड अ टास्क एफिशिएंटली। सो अब हम फिर से रिवाइज करेंगे, इफेक्टिवनेस related to T, related to task. Efficiency, you can hear the letter C and that will relate to cost. So reduction of cost. अब हम डिस्कस करेंगे फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। अच्छे से सुनना, अच्छे से साथ साथ याद करते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड्स में भी काफ़ी बार 6 मार्क के लिए आता है। फीचर नंबर 1, हमने डेफिनेशन में भी ये डिस्कस किया है, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्ट ही इसलिए करती हैं ताकि एक गोल अचीव कर सके। ऑब्वियसली एक ऑर्गेनाइजेशन का एग्जिस्ट करने का पूरा रीज़न क्या है? ताकि वो साथ में काम करके एक गोल अचीव कर सकते हैं, करेक्ट? अब डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस का गोल अचीवमेंट डिफरेंट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक स्कूल का या एक टीचर का गोल क्या है? आप लोग को एजुकेट करना, स्टूडेंट्स को एजुकेट करना, करेक्ट? एक हॉस्पिटल का ऑब्जेक्टिव क्या है? पेशेंट्स को ट्रीट करना। एक रिटेल स्टोर का ऑब्जेक्टिव क्या है? सेल्स बढ़ाना। तो डिफरेंट डिफरेंट गोल्स हो सकते हैं, पर द रीज़न फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू एग्जिस्ट, तो रीज़न कि एक ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है वो इसलिए है ताकि वो एक गोल अचीव कर सके। नंबर 2 इज दैट मैनेजमेंट इज परवेसिव। इसका मतलब ये कि मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल फिनोमेना है, विच मीन्स कि हर डिफरेंट टाइप की ऑर्गेनाइजेशन, हर डिपार्टमेंट और हर लेवल में मैनेजमेंट की ज़रूरत है, और ये सिर्फ बिजनेसेस तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है।
डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस सच एज हॉस्पिटल्स, स्कूल्स में भी मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, क्लब्स में मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, यहाँ तक कि आपके घरों में भी मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल यू मैनेज योर ओन स्केड्यूल्स, या आपके पेरेंट्स कभी आपका स्केड्यूल मैनेज करते हैं, अपना स्केड्यूल मैनेज करते हैं, कभी कभी घर के काम मैनेज करते हैं। सो ऑल ऑफ दैट कम्स अंडर मैनेजमेंट। इसका मतलब मैनेजमेंट इज़ परवेसिव और हर तरीके के इन्वायरमेंट में रिक्वायर्ड होता है। फंक्शन नंबर 3 इज दैट मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। इसका मतलब ये है दैट मैनेजमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी और इसके 3 डायमेंशंस हैं: मैनेजमेंट ऑफ वर्क, management of people and management of operations. Now let's get into the 3 dimensions. First is management of work. इसमें जैसे हमने पहले डिस्कस किया है कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस डिफरेंट पर्पसेस के लिए एग्जिस्ट करती हैं। तो जब हम इस वर्क को मैनेज करते हैं इसे हम कहते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्क। डायमेंशन नंबर 2 है management of people. Now human resources or human capital are of course an organization's big asset. Of course हमें इन लोगों से काम कराना तो एक ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा एसेट है, पर इसमें भी लोगों से काम कराना इज़ अ ह्यूज टास्क। तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल ये होता है कि लोगों से काम कराने के मैनेजमेंट को मैनेजमेंट ऑफ पीपल कहते हैं, पर इसमें भी हम लोगों से इन 2 वेज डील करते हैं। एक, डीलिंग विद दैम एज इंडिविजुअल्स, ये बोल के कि ये एक इंडिविजुअल है, इनकी डिफरेंट डिफरेंट नीड्स हैं, सो मैनेजिंग दैट, बट ऑल्सो मैनेजिंग पीपल एज अ ग्रुप, क्योंकि ये एज अ ग्रुप भी काम करते हैं, तो इसे कहते हैं मैनेजमेंट ऑफ पीपल। द थर्ड डायमेंशन इज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। इसमें दिस इज इंटरलिंक्ड बिटवीन मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ वर्क। और सारे बिजनेसेस, सारी ऑर्गेनाइजेशंस बहुत सारे इनपुट्स लेके कन्वर्ट करते हैं इनटू सर्टेन आउटपुट्स, और यही होती है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। नाउ मूविंग ऑन टू फीचर नंबर 4, इट इज़ दैट मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। इसका मतलब ये है कि मैनेजमेंट कंटिन्यूस है और एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। कंटिन्यूसली मैनेजर्स वन आफ्टर द अदर प्लान करते रहते हैं, ये फंक्शंस सेपरेट होते हैं बट कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। अपर मैनेजमेंट जो होती है वो लोअर मैनेजमेंट से ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है अपना इन प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। नंबर 5, मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। इसका मतलब ये है कि टीम के सारे लोग कलेक्टिवली एक गोल के टुवर्ड्स वर्क करते हैं। हाँ, हर इंसान का एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने का पर्पस डिफरेंट हो सकता है, बट एज अ टीम कलेक्टिवली दे स्ट्राइव टुवर्ड्स अ कॉमन गोल। नंबर 6, मैनेजमेंट इज़ अ डायनामिक फंक्शन। इसका मतलब ये है दैट बिकॉज द एनवायरनमेंट इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, तो मैनेजमेंट को अपने गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स और अदर फंक्शंस कंटिन्यूसली चेंज करते रहने पड़ेंगे टू मीट इट्स एनवायरनमेंट के नीड्स। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन मार्केट में आलू टिक्की बर्गर है from McDonald's, which doesn't exist in a lot of other markets. So from McDonald's point of view, this is a good strategic move. Number 7, management is an intangible force. अब इसका मतलब क्या है? पहले हम tangibility का मतलब समझेंगे। Tangible होता है जैसे ये बॉटल हो गई, ये लिप ग्लॉस हो गई, ऐसी चीज़ें जो आप देख सकते हो, कोई भी चीज़ जो आप देख सकते हो। मैनेजमेंट आप देख नहीं सकते ना, तो उसे कहते हैं इंटैंजिबल। जो चीज़ आप फिजिकली देख तो नहीं सकते पर उसकी प्रेजेंस आपको फील होती है। फॉर एग्जाम्पल, तो आपको एक अच्छे मैनेजमेंट की प्रेजेंस फील होती है जब एक कंपनी में, एक ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से सब कुछ हो रहा है, देयर इज ऑर्डर इंस्टेड ऑफ लाइक केओस। तो इसका मतलब है कि आप अच्छी मैनेजमेंट की प्रेजेंस फील कर सकते हो, इसलिए हम कहते हैं मैनेजमेंट इज एन इनटैंजिबल फोर्स। अब आते हैं हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट पे। तो जैसे हमने डेफिनेशन में डिस्कस किया था, ऑब्वियसली एक ऑर्गेनाइजेशन एक रीजन के लिए एग्जिस्ट करती है, तो जो वो एंड गोल है मैनेजमेंट का या एक ऑर्गेनाइजेशन के एग्जिस्टेंस का, उस एंड गोल को हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। और ये जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट है 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, जिसके अंडर आता है सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। सेकंड है सोशल ऑब्जेक्टिव और थर्ड है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। अभी हम फर्दर डिस्कस करेंगे। हम सबसे पहले बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स की। ये वो ऑब्जेक्टिव्स हैं विच आर एम्ड एट एक ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी। अब ये एक कॉमन मिसकंसेप्शन है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अगर आपको ये स्टेटमेंट आती है इज
profit maximization the main objective of every organization, then this is a false statement. तो और क्या objectives हैं एक organization के? तो सबसे पहले है सर्वाइवल. सर्वाइवल का मतलब यह है कि जो करंट मार्केट है वो बहुत बहुत कंपेटिटिव है. तो ऑब्वियसली हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि वो इस कंपेटिटिव मार्केट में लॉन्ग टाइम तक के लिए रहे. और ये कब पॉसिबल है कि वो लॉन्ग टाइम तक सस्टेन कर पाए? जब वो अपनी कॉस्ट कवर करते हैं. तो इसे कहते हैं सर्वाइवल. सेकंड है प्रॉफिट. ऑफ कोर्स हर बिजनेस चाहता है, हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि वो एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मेक करें, राइट? तो प्रॉफिट का एम क्या है? प्रॉफिट हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि वो हमें हेल्प करता है कवर करने के लिए एक बिजनेस की कॉस्ट, और जो एक बिजनेस रिस्क ले रहे हैं दैट आर कवर्ड बाय प्रॉफिट्स, राइट? नाउ ग्रोथ. अब ऑब्वियसली हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि वो ग्रो करे. ऑब्जेक्टिव नंबर 2 है सोशल ऑब्जेक्टिव. तो एक ऑर्गेनाइजेशन की जो कमिटमेंट है टुवर्ड्स सोसाइटी, टू मेक द सोसाइटी अ बेटर प्लेस, उसे हम कहते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव. इसके कुछ एग्जांपल्स ये हैं कि वो अपने प्रोडक्ट्स एट अ रीजनेबल प्राइस प्रोवाइड करें लोगों को. उसके बाद इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स यूज़ करें प्रोडक्शन के, ताकि पोल्यूशन ना हो या कम से कम हो. ऑर्गेनाइज करें एजुकेशनल, हेल्दी एंड वोकेशनल प्रोग्राम्स प्रोवाइड करें. अपने एम्प्लॉयज़ के बच्चों के लिए क्रैचेस या स्कूल्स प्रोवाइड करें, एट्सेट्रा. अब आ जाते हैं हम थर्ड पे, विच इज़ पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स. तो ऑफ कोर्स जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि ह्यूमन रिसोर्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है एक ऑर्गेनाइजेशन का, राइट? तो ऑब्वियसली एक ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को हैप्पी और सेटिस्फाइड रखें. ये वो कैसे कर सकती हैं? बाय प्रोवाइडिंग देम कम्पिटिटिव, मतलब अच्छी सैलरीज प्रोवाइड करना, पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना, फॉर एग्जांपल प्रमोशंस. फिर पीयर रिकग्निशन की जैसे उनके पीयर्स या उनके कॉलीग्स उनको रिस्पेक्ट करें, सोशल रिकग्निशन मिले उन्हें. अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो उन्हें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रिकग्नाइज करें कि वाह आपने अच्छा काम किया, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ एक्सेट्रा प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं उनके लिए. और गुड और हेल्दी वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करें, क्योंकि ऑब्वियसली हर इंसान जब वो काम पे जाता है वो चाहते हैं कि वो हेल्दी रहें और सेफ रहें. तो ये हैं ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स. अब हम आ गए हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट पे. सो इंपॉर्टेंस नंबर 1 है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स. इसका मतलब ये है कि जो मैनेजमेंट होता है वो ट्राई करता है कि इंडिविजुअल्स के गोल्स को ऑर्गेनाइजेशनल के गोल से इंटीग्रेट कर दे. By doing this, they direct the efforts of all individuals in a common direction, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन के ग्रुप गोल्स हैं वो सब अचीव हो सकें. नंबर 2, मैनेजमेंट इम्प्रूव्स एफिशिएंसी. तो जो मैनेजमेंट है वो ट्राई करता है कि वर्क जो है वो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली कंप्लीट हो थ्रू प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. अगर आपको याद है तो हमने एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस डिस्कस किया है. आप लोग री रिव्यू भी कर लेना अगर आप लोग को याद नहीं है तो. नंबर 3, मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन. इसका मतलब ये है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, कि वर्ल्ड और इन्वायरमेंट कॉन्स्टेंटली चेंज कर रहे हैं. सो मैनेजर्स मेक श्योर करते हैं कि कि एक ग्रुप के गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स और एम्प्लॉयज कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहें इन कोहेरेंस टू जैसे इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है. ऑफ कोर्स अब एम्प्लॉयज जो होते हैं वो थोड़ा रेजिस्टेंट टू चेंज होते हैं, तो मैनेजर्स मेक श्योर करते हैं कि उन्हें बताएं कि चेंज होना सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा नहीं है, उनके पर्सनल ग्रोथ के लिए भी अच्छा और इम्पोर्टेंट है. नंबर 4, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल गोल्स. अब ऑफ कोर्स जो एम्प्लॉयज हैं उनके भी कुछ पर्सनल गोल्स होते हैं, तो मैनेजर मेक श्योर करता है कि जो एम्प्लॉय के गोल्स हैं वो इन द सेम लाइन हैं एज द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. फॉर एग्जाम्पल एन एम्प्लॉय वॉन्ट्स टू मेक अ लॉट ऑफ मनी. तो ये कैसे अचीव हो सकता है? जब एक ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा पैसे कमाएगी, ज़्यादा प्रॉफिट करेगी, सो द एम्प्लॉय ऑल्सो इन टर्न कैन मेक मोर मनी. सो बाय दिस वे an employee's goals are in the same line as the organizational goals. Number 5, management helps in the development of society. तो एक efficient management वो है जो multiple objectives जिनके होते हैं और वो fulfill करते हैं, और वो बहुत importance देते हैं to their social obligations, also to their other groups, जैसे उनके suppliers हैं, उनके customers हैं, उनके employees हैं. तो वो make sure करते हैं कि वो उनका भी take care करें.
ये कैसे कर सकते हैं वो कि वो competitive प्राइसेस पे गुड्स प्रोवाइड करें अच्छे रीजनेबल प्राइसेस पे, अच्छी सैलरीज दें अपने एम्प्लॉयज़ को और अपॉर्चुनिटीज़ दें टू ग्रो, इंक्रीज करें प्रोडक्शन मैनेजमेंट, और इस सब से जीडीपी भी इंक्रीज होएगी। सो ऑल इन ऑल ये हेल्प कर रहे हैं सोसाइटी को डेवलप होने में। नाउ हम डिस्कस करेंगे कि क्या मैनेजमेंट एक साइंस है, आर्ट है या प्रोफेशन है। तो सबसे पहले हम करेंगे डिस्कस मैनेजमेंट एज अ साइंस। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इसकी डेफिनेशन है, साइंस की डेफिनेशन है कि साइंस कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन लॉजिकली ऑब्जर्व्ड फाइंडिंग्स, फैक्ट्स एंड इवेंट्स। अब हम क्या करेंगे, हम जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस है हम उन्हें कंपेयर करेंगे कि ये सब मैनेजमेंट में है या नहीं। सो साइंस का फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है दैट साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। अब इसमें क्या है कि साइंस को की नॉलेज अक्वायर करने के लिए हमारे पास ऑर्गेनाइज और सिस्टमैटिक स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल हैं जिन्हें पढ़ के हम साइंस की नॉलेज अक्वायर कर सकते हैं, करेक्ट। मैनेजमेंट भी ऐसा सिमिलर है। तो मैनेजमेंट में भी अवेलेबल है बहुत सारे रिसोर्सेज जो सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड हैं, और ये स्टडी मटेरियल्स हम रीड करके ये बोल सकते हैं कि फर्स्ट फीचर ऑफ मैनेजमेंट साइंस में भी अवेलेबल है। कैरेक्टरिस्टिक नंबर 2 है कि साइंस के प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। तो इसमें ऑफ कोर्स आप लोग ने करे होंगे कभी ना कभी साइंस एक्सपेरिमेंट। तो साइंस के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो डेवलप करते हैं लोग थ्रू ऑब्जर्वेशन, और फिर इन्हें टेस्ट के लिए बार बार एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। जैसे कभी अभी आप लोग ने शायद कभी स्कूल में एक्सपेरिमेंट्स करे होंगे। तो मैनेजमेंट में भी जो प्रिंसिपल्स डेवलप होते हैं वो ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे तो होते हैं, पर इन्हें हम फुली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते टेस्ट करके, क्योंकि जो मैनेजमेंट है वो डील करता है ह्यूमन बींग्स के साथ, और ह्यूमन बींग्स का जो बिहेवियर है वो एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं हो सकता है। तो इसलिए इस वजह से, इस फीचर के लैक की वजह से हम मैनेजमेंट को एक इन एग्जैक्ट साइंस बोलते हैं, क्योंकि ये फीचर पार्शली प्रेजेंट है, पूरे तरीके से प्रेजेंट नहीं है। साइंस का थर्ड फीचर है यूनिवर्सल वैलिडिटी। तो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं और वैलिड होते हैं, पर मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट, क्योंकि उनकी एप्लीकेशन यूनिवर्सल नहीं होती और उनकी वैलिडिटी भी यूनिवर्सली नहीं एप्लीकेबल होती है, क्योंकि उन्हें, हमें जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं वो सिचुएशन वाइज हमें चेंज करने पड़ते हैं। ये भी साइंस का फीचर मैनेजमेंट में नहीं प्रेजेंट है। सो इन कंक्लूजन हम मैनेजमेंट को एक एग्जैक्ट साइंस नहीं बोल सकते, एक इनएग्जैक्ट साइंस या सोशल साइंस बोल सकते हैं। दिस इज बिकॉज साइंस का सिर्फ एक फीचर मैनेजमेंट में प्रेजेंट है जो कि है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। जो बचे हुए 2 हैं, प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन एंड यूनिवर्सल वैलिडिटी, ये दोनों मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है। नाउ मूविंग ऑन टू मैनेजमेंट एज एन आर्ट। तो आर्ट की डेफिनेशन है कि आर्ट इज डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच रिक्वायर्स स्किल, creativity and practice to get perfection. Now let's list down the main features of art and compare them with management. Now number 1 है systematic body of knowledge. So art में there is a systematic and organized study available जिसमें theoretical knowledge available है art की, और इससे हम art के बारे में जान सकते हैं। क्या ये फीचर मैनेजमेंट में भी प्रेजेंट है? यस, ये फीचर मैनेजमेंट में भी प्रेजेंट है, क्योंकि मैनेजमेंट में भी देयर इज थ्योरी अवेलेबल, और हम इस थ्योरी को रीड करके मैनेजरियल स्टडीज अक्वायर कर सकते हैं। सो यस, दिस फीचर इज अवेलेबल इन मैनेजमेंट। फीचर नंबर 2 इज पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। सो यस, फील्ड ऑफ आर्ट में थ्योरेटिकल नॉलेज अवेलेबल है, पर थ्योरेटिकल नॉलेज इनफ नहीं है। आर्ट में एक आर्टिस्ट को पर्सनल लेवल ऑफ स्किल होनी चाहिए हर आर्टिस्ट में, और क्रिएटिविटी होनी चाहिए कि वो इस थ्योरेटिकल नॉलेज को अप्लाई कर सके। मैनेजमेंट भी सिमिलर है। सो मैनेजर्स ऑफ कोर्स इनके पास इंफॉर्मेशन होती है, नॉलेज होती है ऑफ थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, पर एक अच्छा मैनेजर वो है जो एफिशिएंटली ये अप्लाई कर पाएगा प्रिंसिपल्स, और एफिशिएंटली प्रिंसिपल्स अप्लाई कब कर पाएंगे? जब उस मैनेजर में इस स्किल सेट को अप्लाई करने की पर्सनल स्किल होगी और क्रिएटिविटी होगी। सो दिस फीचर ऑफ art is also present in management. Feature number 3 is based on practice and creativity.
सो एक आर्टिस्ट को रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए होती है अपना आर्ट फाइनर और ज्यादा परफेक्ट करने के लिए. So art requires creative practice. Similarly, management is also the same. मैनेजमेंट में भी एक इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनेजर को बेटर बनने के लिए कॉन्स्टेंटली अपनी मैनेजरियल स्किल्स और एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना होता है. सो दिस फीचर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन मैनेजमेंट. सो इन कंक्लूजन वी कैन से दैट सारे फीचर्स ऑफ आर्ट और मैनेजमेंट को कंपेयर करके all the features of art are present in management. So yes, management can be called an art. So now to conclude management of both art and science, हम ये बोल सकते हैं कि management एक साइंस भी है इन सम कैपेसिटी और एक गुड आर्ट है. मतलब साइंस की तरह इसके पास वन फीचर है जो कि है सिस्टमैटिक एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, एंड लाइक इन आर्ट इट हैज पर्सनल स्किल, creativity and practice to apply such knowledge best possible way में. और जो साइंस और आर्ट होते हैं वो एक दूसरे से कॉन्ट्रास्टिंग नहीं है, मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है, ये बोथ एग्जिस्ट करते हैं साथ में हर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में. नाउ टू डिस्कस मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, हम सबसे पहले प्रोफेशन की डेफिनेशन गो थ्रू करेंगे. सो अ प्रोफेशन कैन बी डिफाइंड एज एन ऑक्यूपेशन backed by specialized knowledge and training in which entry is restricted. Moving on to discussing the features of profession, जो कि पहला है well defined body of knowledge. इसका मतलब ये है कि हर एक प्रोफेशन में एक सिस्टमैटिक और वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है जिसे हम पढ़ के उस प्रोफेशन के बारे में जान सकते हैं. मैनेजमेंट में भी इस फीचर का प्रेजेंस है. मैनेजमेंट के बारे में भी there's a systematic body of knowledge जो हम पढ़ के मैनेजमेंट के बारे में जान सकते हैं. फीचर नंबर 2 है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री. इसका मतलब यह है कि हर प्रोफेशन में एंट्री थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड होती है, मतलब हर इंसान को नहीं मिलती है. आपको उसे मीट करना पड़ता है या तो कोई एग्जाम लेके या कोई डिग्री करके. आपको मैं एग्जांपल देती हूँ. फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स को एग्जामिनेशन क्लियर करना पड़ता है, एक डिग्री मीट करनी पड़ती है, क्योंकि वो उनका रिस्ट्रिक्शन ऑफ एंट्री है. तो बीइंग अ डॉक्टर इज अ प्रोफेशन. पर मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है. मैनेजमेंट में कोई लीगल रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपको कि आपको मैनेजर बनने के लिए कोई स्पेसिफिक डिग्री चाहिए. आपको एग्जांपल देती हूँ. फॉर एग्जांपल एक स्टोर मैनेजर है. हर स्टोर के मैनेजर को जरूरी नहीं है कि डिग्री चाहिए हो या फिर उन्हें कोई एग्जाम पास करना पड़ा, वो वैसे भी स्टोर मैनेजर बन सकते हैं. तो इसका मतलब ये है कि मैनेजमेंट में ये फीचर ऑफ प्रोफेशन प्रेजेंट नहीं है. नंबर 3 है प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन. सो जो सारे प्रोफेशंस होते हैं उसमें स्पेशल एसोसिएशन सेटअप होती है, एस्टैब्लिश होती हैं, और हर प्रोफेशनल को इनके साथ रजिस्टर्ड कराना, अपने आप को रजिस्टर कराना होता है अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले, और उनके कोड ऑफ कॉन्डक्ट को फॉलो करना होता है. अब मैनेजमेंट में इवन तो काफ़ी सारे इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे एसोसिएशंस तो सेटअप हैं और इनकी मेंबरशिप में भी एथिकल कोड ऑफ कॉन्डक्ट प्रिस्क्राइब्ड तो हैं, पर अभी ये मैनेजर्स के लिए लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है टू गेट रजिस्टर्ड विद देम. पर काफ़ी सून इनफ ये इंक्लूड हो जाएगा मैनेजमेंट के लीगल रिक्वायरमेंट्स में, और इनको स्टैट्यूटरी बैकिंग भी मिलेगी. नंबर 4 है एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड्स. तो जैसे हमने पिछले अभी पॉइंट में डिस्कस किया था कि हर प्रोफेशन के कुछ सेट ऑफ एथिकल कोड ऑफ कॉन्डक्ट्स होते हैं जो फिक्स किए जाते हैं बाय प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, और ये बाइंडिंग होते हैं उन प्रोफेशनल्स पे. अब मैनेजमेंट के केस में इवन दो ये सारे एसोसिएशंस एग्जिस्ट करती हैं, और ऑफ कोर्स मैनेजमेंट में भी ग्रोइंग एम्फोसिस है कि एथिकल बिहेवियर फॉलो किया जाए बाय मैनेजर्स, और ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन ये सारे कोड ऑफ कॉन्डक्ट प्रिस्क्राइब करती है इंडियन मैनेजर्स के लिए, पर अभी तक ये लीगली बाइंडिंग नहीं है ऑन मैनेजर्स. इनके साथ AIMA के साथ इनरोल करना और एथिकल कोड्स फॉलो करना ये अभी तक लीगली बाइंडिंग नहीं हुआ है. नंबर 5 है सर्विस मोटिव. तो बेसिक मोटिव ऑफ एनी प्रोफेशन इसकी वो अपने क्लाइंट्स को सर्व करें डेडिकेशन के साथ, राइट? अब बेसिक पर्पस ऑफ मैनेजमेंट भी यही होता है कि वो अचीव करे मैनेजमेंट गोल्स. हमने अभी थोड़े टाइम पहले मैनेजमेंट गोल्स डिस्कस करे थे, अगर आपको याद है तो, वरना आप री रिव्यू कर लो.
तो हमने ये भी डिस्कस किया था कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैन नॉट बी द ओनली गोल ऑफ मैनेजमेंट। तो एक टीम का, एक मैनेजमेंट का, एक एंटरप्राइज का इकलौता गोल ये नहीं हो सकता कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। इट्स वन ऑफ द गोल्स बट नॉट द ओनली गोल। तो मार्केट में बहुत टाइम तक सर्वाइव करने के लिए एक बिजनेसमैन को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के साथ साथ सोशल ऑब्जेक्टिव्स को भी। तो ये इम्पॉर्टेंट है, पर अभी तक ये फीचर ऑफ प्रोफेशन कोइंसाइड नहीं करता विद मैनेजमेंट, पर काफ़ी जल्दी ये भी इंक्लूड हो जाएगा। टू कंक्लूड वी कैन से कि ये सारे जो फीचर्स हैं ऑफ प्रोफेशन वो अभी सब कुछ प्रेजेंट नहीं है मैनेजमेंट में। सो मैनेजमेंट इज नॉट येट अ प्रोफेशन बट इट इज ऑन द पाथ ऑफ बिकमिंग वन। मूविंग ऑन टू लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो एक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें मल्टीपल लोग काम करते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी के बेसिस पे हम ये बोल सकते हैं कि कुछ लोग सुपीरियर हैं और कुछ लोग उनके सबऑर्डिनेट्स हैं। तो 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं? टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिड लेवल मैनेजमेंट एंड सुपरवाइजरी या फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट में हमारे आते हैं सीईओ, सीएमओ, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये सब टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। टॉप लेवल मैनेजर्स के सर्टेन फंक्शंस हैं। नंबर 1 दैट दे आर रिस्पॉन्सिबल कि एक ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव करे और ग्रो करे और उनका वेलफेयर हो। नंबर 2 है कि वो पूरे बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करते हैं और उसकी इम्प्लीकेशंस मतलब उसका इम्पैक्ट देखते हैं कि अब उनकी ऑर्गेनाइजेशन, उनकी फर्म इस बिजनेस एनवायरनमेंट में कैसे सर्वाइव कर सकती है और कैसे अच्छा परफॉर्म कर सकती है। नंबर 3 वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स फॉर्मुलेट करते हैं और वो ये देखते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या गोल्स हैं और स्ट्रैटेजीज डेवलप करते हैं उन गोल्स की अचीवमेंट के लिए। नंबर 4 और लास्ट फंक्शन है कि वो बिजनेस की सारी एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और उन एक्टिविटीज़ का इम्पैक्ट सोसाइटी के लिए के ऊपर क्या है उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब हम मूव ऑन कर रहे हैं टू मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट एक लिंक है बिटवीन टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड फर्स्ट लाइन मैनेजर्स या फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट के बीच के लिंक को मिड लेवल मैनेजमेंट कहते हैं और इन्हें हम काफ़ी बार डिविजनल हेड्स बोलते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो गए? प्रोडक्शन मैनेजर्स इसमें आते हैं, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स, ये सारे मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। सो इनके फंक्शंस ये हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये इंटरप्रेट करते हैं जो टॉप मैनेजमेंट पॉलिसीज फॉर्मुलेट करते हैं वो मिडिल मैनेजमेंट इंटरप्रेट करती है। नंबर 2 है कि ये लोग मेक श्योर करते हैं कि हर डिपार्टमेंट में नेसेसरी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हो या पर्सनल हो ताकि जो कंपनी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो स्मूथ फंक्शनिंग चलती रहे। नंबर 3 है कि ये एम्प्लॉयज़ को अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ असाइन करते हैं। नंबर 4 है कि ये मोटिवेट करते हैं इन सारे एम्प्लॉयज़ को कि ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स अचीव कर पाए। नंबर 5 ये कोऑर्डिनेट करते हैं और सारे डिपार्टमेंट से ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो स्मूथ फंक्शनिंग चलती रहे। तो बेसिकली मिडिल मैनेजमेंट का काम होता है कि उनका वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं टू इंश्योर कि एक ऑर्गेनाइजेशन स्मूथ फंक्शनिंग चलती रहे। तो अब हम अपने लास्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे आ गए हैं जो कि है लोअर लेवल मैनेजमेंट। अब इनके फंक्शंस क्या होते हैं? तो इनका फंक्शन नंबर 1 है कि जो एक्चुअल वर्कफोर्स है उनसे ये लोग इंटरैक्ट करते हैं और जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट ने सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं वो इन वर्कर्स को ये लोग लाइक लोअर लेवल मैनेजमेंट पास ऑन करती है वर्कर्स को। फिर नंबर 2 फंक्शन है कि जो सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं, जो वर्कफोर्स की एफिशिएंसी है वो ये लोग ओवरसी करते हैं। नंबर 3 है कि ये लोग मेक श्योर करते हैं कि जो आउटपुट है वो सबसे ज़्यादा हो, अच्छा क्वालिटी आउटपुट प्रोड्यूस होए और साथ के साथ वेस्टेज मटेरियल्स की मिनिमाइज हो पाए। फंक्शन नंबर 4 है कि ये लोग इंश्योर करते हैं कि सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए जाएं। हमने डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के स्पेसिफिक फंक्शंस तो डिस्कस कर लिए, पर अब वेरियस फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होते क्या हैं, मतलब सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या हैं वो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है प्लानिंग। ये मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन होता है और ये हर मैनेजर परफॉर्म करता है। तो इसमें क्या होता है? प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू इट एंड हु इज गोइंग टू डू इट। और प्लानिंग वो बेसिस होता है अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के लिए।
नाउ सेकंड फंक्शन इज ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग मैनेजमेंट का वो फंक्शन है जिसमें ड्यूटीज असाइन होती हैं, ग्रुप करे जाते हैं टास्क को, इस्टेब्लिश करी जाती है अथॉरिटी की विद इन अ टीम कौन सुपीरियर है, कौन उनके सबऑर्डिनेट्स है, कौन किसको आंसर करेगा, और रिसोर्सेज एलोकेट किए जाते हैं. ताकि ये सब किया जाता है ताकि एक स्पेसिफिक प्लान कैरी आउट हो सके. अब आ जाते हैं हम थर्ड फंक्शन पे विच इज स्टाफिंग. ये बाय द वे एक ये वन लाइनर आपके एमसीक्यूज में भी आ सकता है. स्टाफिंग इज फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब. तो क्या है स्टाफिंग? फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब. इसका मतलब ये है कि ये एरिया ऑफ मैनेजमेंट जो है वो ये मेक श्योर करता है कि जो राइट लोग हैं, राइट क्वालिफिकेशंस हैं जिनके पास, वो लोग अवेलेबल हों राइट टाइम पे और राइट प्लेस पे, ताकि एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स फुलफिल हो सकें. फंक्शन नंबर 4 है डायरेक्टिंग. तो डायरेक्टिंग इन्वॉल्व करता है लीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग और मोटिवेट करना है एम्प्लॉयज को कि वो जो उनको टास्क गिवन है वो अच्छे से परफॉर्म करें. और इसमें एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करा जाता है एम्प्लॉयज के लिए कि वो मोटिवेट हो, इनकरेज हो कि वो अपना बेस्ट परफॉर्म करेगा ऑर्गेनाइजेशन में. तो इसके डायरेक्टिंग इंक्लूड करता है सुपरविजन, मोटिवेशन, communication and leadership. Repeat after me. Directing includes supervision, motivation, communication and leadership. Last और final function of management है controlling. इसमें managers जो एक्चुअल ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस होती है उसे मेजर करते हैं, ये देखने के लिए कि अटेनमेंट हुई है ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स की या नहीं और कितने अच्छे से हुई है. तो जो उनकी प्लान परफॉर्मेंस होती है, जो उन्होंने किया होता है प्रिडिक्ट कि उनकी प्लान परफॉर्मेंस क्या होगी, उससे वो कंपेयर करते हैं जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है, और वो इससे ये मेजर करते हैं कि एफिशिएंसी कैसी रही, उनके सारे एम्प्लॉयज ने कैसा काम प्रोड्यूस किया. हम आ गए हैं अपने चैप्टर के लास्ट सब टॉपिक कोऑर्डिनेशन पे. तो कोऑर्डिनेशन होता क्या है? सबसे पहले हम डेफिनेशन रीड करेंगे. डेफिनेशन ऑफ coordination is the process by which a manager synchronizes activities of different departments in order to achieve organizational goals. इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है पहले तो सिंक्रोनाइजेशन होता है कि आप मेक श्योर करो जब एक चीज चल रही है तो दूसरी भी चले. फॉर एग्जाम्पल जब आप एक मूवी देख रहे हो, एक वीडियो देख रहे हो, तो वीडियो भी चलती है और साथ में ऑडियो भी चलती है, राइट? कोऑर्डिनेशन वही है कि क्या आप मेक श्योर कर रहे हो कि जो दो लोग हैं या मल्टीपल लोग हैं उनका सबका काम साथ में चल रहा है. फॉर एग्जाम्पल आप अपने प्लान्स कोऑर्डिनेट करते हो अपने फ्रेंड्स के साथ. इसका मतलब है कि जब वो फ्री हैं आप भी फ्री हो तो आप मिल सको. दिस इज कोऑर्डिनेशन. तो जो कोऑर्डिनेशन है वो एक बेस या प्राइमरी फंक्शन है हर मैनेजर का. क्यों? क्योंकि हर डिपार्टमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन में अपने आप इंडिपेंडेंटली काम करता है, राइट? सेल्स अपने आप में काम करता है, मार्केटिंग अपने आप में काम करता है, फाइनेंस अपने आप में काम करता है. पर इन सबको रिलेट करने के लिए या फिर इंटीग्रेट करने के लिए हमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत है. और हमें इंटीग्रेशन की जरूरत क्यों है? क्योंकि ताकि सब लोग साथ में मिलके ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव कर सके. व्हाई इज कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट? इसके 3 मेन रीजंस हैं. पहला है कि कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोऑर्डिनेशन बिल्कुल टॉप लेवल मैनेजमेंट पे ही चालू हो जाती है जब मैनेजमेंट प्लान करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट प्लान करता है पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और उसी के बेसिस पे उनका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डेवलप होता है, और उसी के बेसिस पे स्टाफ रिक्रूट करते हैं, ट्रेनिंग होती है, स्ट्रक्चर बनाया जाता है, प्लान किया जाता है, ताकि जो सारे प्लान्स हैं वो ढंग से एग्जीक्यूट हुए. तो इसका मतलब ये है कि कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. पॉइंट नंबर 2, कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल्स. जैसे कि हमने डिस्कस किया कि सारी डिपार्टमेंट्स अलग अलग चीजें करते हैं, अपने अलग अलग इंडिविजुअल फंक्शंस करते हैं, राइट? पर इन फंक्शंस का पर्पस क्या है? इन सब का रीजन ये है कि वो लोग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव कर सके. तो कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है ताकि ये सारी एक्टिविटीज इंटीग्रेट करी जाए और मैनेजमेंट के सारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाए. नंबर 3, कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. जैसे कि हमने डिस्कस किया, बिना कोऑर्डिनेशन के, बिना ये सारी एक्टिविटी इंटीग्रेशन के एक ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली रन कर ही नहीं सकती है. तो कोऑर्डिनेशन इज डन टू मेक श्योर कि सारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो
और मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट के साथ अचीव हो। तो हम ये कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन एक सेपरेट फंक्शन नहीं है मैनेजमेंट का। कोऑर्डिनेशन जैसे फूलों की माला होती है ना, गार्लैंड, उसके बीच का थ्रेड है ताकि सारी एक्टिविटी सिंक्ड हो एक दूसरे के साथ, और एक पार्ट है मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस का। डिस्कसिंग द फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। नंबर 1 है कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। इसका मतलब ये है कि कोऑर्डिनेशन यूनिफाई करता है हर इंसान के अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ऑफ बीइंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, और हर डिपार्टमेंट अलग अलग काम करता है, करेक्ट, जैसे हमने डिस्कस किया था। तो कोऑर्डिनेशन इन सब एफर्ट्स को यूनिफाई करता है ताकि वर्क पर्पसफुली अचीव हो। और इसका ये फोकस है कि जो कॉमन एफर्ट है ग्रुप का वो सही डायरेक्शन में हो और प्लान्ड और स्केड्यूल्ड तरीके में होए। नंबर 2 है कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। इसका मतलब यह है कि कोऑर्डिनेशन जो होता है एक बाइंडिंग फोर्स की तरह एक्ट करता है ताकि जो डिपार्टमेंट्स डिफरेंट काम कर रहे हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज कर रहे हैं, उन्हें बाइंडिंग फोर्स की तरह कलेक्ट करके कोऑर्डिनेशन इंश्योर करता है कि ऑल दीज एक्टिविटीज आर एम्ड एट अचीविंग द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 3, कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। इसका मतलब ये है कि कोऑर्डिनेशन एक वन टाइम फंक्शन नहीं है, कि ये नहीं कि एक बार करा और छोड़ दिया। कोऑर्डिनेशन पूरे टाइम चलते रहता है और प्लानिंग से लेके कंट्रोलिंग तक हर स्टेज पे चलते रहता है। नंबर 4, कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन। इसका मतलब ये कि हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड है, क्योंकि हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, इंडिपेंडेंट इन नेचर है, तो इनके एफर्ट्स को इंटीग्रेट करना कोऑर्डिनेशन का काम है। नंबर 5, कोऑर्डिनेशन इज अ डिलिबरेट फंक्शन। इसका मतलब ये है कि एक मैनेजर कॉन्शियसली और डिलिबरेटली मेक श्योर करता है कि वो अलग अलग लोगों के सारे एफर्ट्स कोऑर्डिनेट करे और उनको सिंक करे। और अगर कोई इंसान विलिंग भी है दूसरे लोगों के साथ कोऑपरेट करने के लिए, तो कोऑर्डिनेशन उसे एक डायरेक्शन दे देता है। वर्स 6 एंड द लास्ट वन इज कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। मतलब हर लेवल के मैनेजर की ये एक कॉन्शियस रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कोऑर्डिनेट करे। टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है वो कोऑर्डिनेट करती है एक ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल प्लान्स और पॉलिसीज ऑर्गेनाइजेशन को। मिडिल लेवल मैनेजमेंट कोऑर्डिनेट करती है उनके डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज, और लोअर लेवल मैनेजमेंट कोऑर्डिनेट करती है एक्टिविटीज ऑफ द वर्कर्स। सो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन? ना कोऑर्डिनेशन, जैसा कि हमने डिस्कस किया, इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी मेंटेन करने के लिए। डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जैसे जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ता है, उसमें ज़्यादा लोग काम करने लगते हैं, तो ज़्यादा कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि ज़्यादा ज़रूरत होती है सिंक्रोनाइजेशन की, कि हर एक इंडिविजुअल की एफर्ट्स सिंक्रोनाइज करके हम ऑर्गेनाइजेशनल गोल के टुवर्ड्स चल रहे हैं। फंक्शनल डिफरेंशिएशन। नाउ ऑफ कोर्स एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो और ये सारे फंक्शंस इंडिविजुअली काम करते हैं, बट रियलिटी में ये सारे फंक्शंस इंटरडिपेंडेंट हैं और इंटरलिंक्ड हैं। तो इन सब के एफर्ट्स को साथ में लाने के लिए कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशलाइजेशन, तो अब एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में क्योंकि बहुत सारे लोग काम करते हैं, उधर बहुत सारे स्पेशलिस्ट भी होते हैं अपने अपने रिस्पेक्टिव फील्ड्स के, और ऑफ कोर्स ह्यूमन टेंडेंसी के हिसाब से हर स्पेशलिस्ट को लगता है कि वो करेक्ट आंसर है उनका, या वो करेक्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं, एंड दे आर द ओनली वंस डूइंग द राइट जॉब, और वो लोग दूसरे स्पेशलिस्ट से रिकमेंडेशंस नहीं लेते हैं, और इस वजह से बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। तो उन कॉन्फ्लिक्ट्स को मिनिमाइज करने के लिए कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। एंड दैट इज इट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हमारा फर्स्ट चैप्टर ऑफ 12th ग्रेड BST ओवर हो चुका है। आप लोग को अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। इफ यू नीड नोट्स आप वो भी मेरे से मांग सकते हैं। आई विल सेंड यू द नोट्स, जस्ट ड्रॉप डाउन योर emails, and anything else you need, please let me know, and I will see you guys for chapter number 2. Bye.